हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कैसे एक उस समय शिकारी से किसान बने थे। तो इसकी शुरुआत होती है तुषार की रेल यात्रा से। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसे देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं किया करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो हम इस विषय पर अब चर्चा करेंगे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो उस समय जो लोग इधर उधर घूमते रहते थे उन्हें खानाबदोश भी कहते थे। ठीक है, उसका कारण ये था कि उनके आसपास जितनी भी चीज़ें थी खाने योग्य, जैसे जानवर हो गए, फल पौधे हो गए, वो जब समाप्त हो जाते थे तो वो उन्हें जाना पड़ता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उनके जो शिकार करने वाली जो चीज़ें थी वो इधर उधर चली जाया करती थी, इसलिए उन्हें उनके पीछे जाना पड़ता था। इसका एक कारण ये भी था कि उस समय पानी की खोज के लिए उन्हें नदियों के आसपास जगह बदलनी पड़ती थी। इसका एक कारण था कि खानाबदोश लोग इसलिए भी अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग स्थानों पर रहते थे, क्योंकि कोई भी फल कोई भी मौसम के अनुसार आता है और उसी के अनुसार उन्हें भी घूमना पड़ता था। यहाँ पर खानाबदोशों के बहुत से कारण थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना, जैसा कि मैंने कहा, पानी की खोज के लिए उन्हें इधर उधर जाना पड़ता था, क्योंकि बरसात के समय तो सभी नदियों में पानी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो सूखे का समय आता था उस समय पानी नहीं होता था। तो ऐसी नदियों के पास उन्हें जाना होता था जहाँ साल भर पानी रहता हो। अब हमें ये जानकारी कैसे प्राप्त होती है कि आरंभिक मानव कैसे रहा करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी।
लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। इसमें आपके एनसीईआरटी की बुक में एक चित्र दिया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से वो लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ये वो पत्थर है जिसका इस्तेमाल वो लोग करते थे अपने जड़ों को निकालने के लिए, जो खाने योग्य पदार्थ हों उसके लिए। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से मिले वस्त्रों को सिलने के लिए। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। उस समय वो लोग रहने की जगह कैसे निर्धारित किया करते थे। मानचित्र 2 को देखो, ये देखिए, ये रहा आपका मानचित्र। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे आप लोग देख पाएँ इसे आराम से। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बारे में क्या दिया गया है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ पर वो सब प्रमाण मिले हैं। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहे लाल त्रिकोण, एक तो ये रहा भीमबेटका और एक ये रहा हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सब मिला है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्योंकि उस समय पत्थर के उपकरण बहुत आवश्यक थे, महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मौजूद हों। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, शैल चित्रकला। शैल चित्रकला वो होती है जब हम किसी पत्थर पर कोई चित्र बना देते हैं तो उसे शैल चित्रकला कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो स्थान का नाम है वो हमें याद रखना है, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। कौन सी गुफाओं से ये जो है हमें चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ जानकारी दी गई है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं को इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। एक सवाल आपका यहाँ से बनता है कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये गुफाएं नर्मदा नदी की घाटी के पास स्थित हैं। तो इसमें आपका नाम भी पूछ सकते हैं कि नर्मदा घाटी के पास जो गुफाएं स्थित हैं वो कौन सी हैं। तो आपका उत्तर होगा भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। ये चित्र दिया गया है गुफाओं का। देखिए, इस तरह की गुफाएं थी वे जिनमें वो लोग रहा करते थे। यहाँ पर पूरा स्थल का अर्थ समझाया गया है जो कि हमें पता होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉलम है, तो आप सब इसे ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। ये आपको इसकी पूरी जानकारी याद कर लेनी है ध्यान से पढ़कर। ठीक है, आगे है आग की खोज। कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा में इसके अवशेष हमें मिले हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये था कि आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। आग के कई इस्तेमाल थे। एक तो प्रकाश के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता था, दूसरा वो मांस भूनने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और खतरनाक जानवरों जैसे कि शेर, चीता, तेंदुआ आदि को भगाने के लिए भी आग का प्रयोग उस समय हुआ होता होगा। अब हम आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, ये इस तरह के जो कॉलम दिए गए हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे एक बार कम से कम। ठीक है, यहाँ से प्रश्न
जरूर बनते। तो यहाँ हम देखते हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े नाम रखे हैं। ठीक है, उस समय के एक से अधिक नाम हैं। आरंभिक समय में उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये शब्द दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये समय अवधि आपको याद होनी चाहिए कि किस समय से है, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान तक। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग हैं इसके, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने भागों में विभाजित है और उन भागों के क्या क्या नाम है। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं जिसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि मेसोलिथ को मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि मध्य पाषाण युग का जो समय है वो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक का माना गया है। ठीक है, इस काल के दौरान पाषाण औजार आमतौर में बहुत छोटे होते थे। जो जैसे हमने पहले फोटो देखा था तो बड़े बड़े पाषाण थे, तो अब छोटे छोटे होने लगे थे। ठीक है, इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो वो जो औजार हैं जो छोटे हैं उन्हें माइक्रोलिथ लघु पाषाण कहते हैं। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे, हंसियां, आरे जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। तो हमारा नवपाषाण युग, जिसे हम ये नवपाषाण युग कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है सिर्फ 10,000 साल पहले से। ठीक है, नवपाषाण युग का अर्थ क्या होता है अभी हम समझें। तो जैसे कि हमने कहा, नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से, ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके CTET या UTET में बनते हैं। ठीक है, आपका जो UPTET का एग्ज़ाम होता है वो भी NCERT की किताबों से ही क्वेश्चन बनते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। ठीक है, हाँ अगले ये तो ठीक है। देखिए, एक सवाल यहाँ से बनता है। सवाल कैसे बनेगा, जलवायु में बड़े बदलाव कब आए। ठीक है, तो जलवायु में बड़े बदलाव आए 12,000 साल पहले। कैसे बदलाव थे, गर्मी, उस समय गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास वाले मैदान कैसे बनने लगे, देखिए, अगर गर्मी बढ़ेगी तो वर्षा भी बढ़ेगी, यही नियम है। ठीक है, अगर गर्मी बढ़ी है तो वर्षा बढ़ेगी, और अगर वर्षा का घनत्व बढ़ने वाला है तो फिर घास के मैदान अपने आप बढ़ेंगे, और घास के मैदान बढ़ेंगे तो उन्हें खाने के लिए हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी आदि ये सब भी बढ़ेंगे। ठीक है, इन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि इन्होंने इन जानवरों को देखा, समझा कि ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं, और उसी हिसाब से उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने लगे। उस समय लोगों ने देखा और सोचा कि ये उपयोगी जानवर हैं, तो उन्होंने उन्हें पकड़ने का और अपने प्रयोग में लेने का विचार किया। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, गेहूं, जौ, अनाज, ये सब हमें याद रखना है। सर्वप्रथम जो उगा था वो था गेहूं और जौ। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। यहाँ शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। तो उन्होंने उस प्रक्रिया को ध्यान से देखा कि किस तरह के वातावरण में,
किस मौसम में ये अनाज उगता है, कब ये पकता है, कब इसका समय होता है जब इसे काटना होता है। ये सब उन्होंने ध्यान दिया, सीखा और इस तरह से वो लोग कृषक बन गए। ठीक है, से में एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है कि जो सबसे पहला जंगली जानवर पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। कुत्ते का जंगली पूर्वज था जिसे सर्वप्रथम जंगली जानवर बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे भेड़ बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित किया और उसके बाद उन्हें अपना पालतू जानवर बना लिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे वो लोग कृषक से पशुपालक भी बन गए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखा गया है घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण, इस पर एक सीधा सवाल बनता है, घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है, जिसमें आपको ऑप्शन दे देंगे जानवरों की देखभाल करना और पौधे उगाना, जो कि सही जवाब होगा। ठीक है, घरेलूकरण की प्रक्रिया यही है। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। इसका कारण ये था कि कम समय में ज़्यादा अनाज पैदा हो जाएगा कम लागत में, साथ ही जिसके मजबूत डंठल अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उसके गुण सुरक्षित रह सकें। यहाँ पर पालने के लिए उन्हें जानवरों को चुना जाता था जो अहिंसक होते थे, जो मारते नहीं थे। इसलिए धीरे धीरे जब जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखिए ये चित्र दिया गया है हमें एक, इस चित्र में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो है ये छोटा दांत है और ये बड़ा दांत है। तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा दांत पालतू जानवर का रहा होगा और कौन सा दांत जंगली जानवर का रहा। देखिए आगे, जैसा कि मैंने आपको कहा प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये हमें याद रखना है क्योंकि वो पेपर में क्या करते हैं अलग अलग तरह के फसलों के वो दे देंगे आपको नाम, लेकिन आपको याद रखना है जो प्राचीन फसलें हैं उनमें गेहूं और जौ आते हैं। ठीक है, और जो पहला जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था वो कुत्ता था और कुत्ते के बाद भेड़ बकरी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब उन लोगों ने एक नई जीवन शैली जीना शुरू कर दिया था। ठीक है, अनाज का उपयोग देखिए यहाँ दिया गया, अनाज का उपयोग किस किस तरह से होता था। एक होता था बीज के रूप में, एक होता है खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, मतलब अगर वो किसी के यहाँ जाते थे तो उपहार के तौर पर वो अनाज ले जाते थे। ठीक है, भंडारण के लिए वो भंडार भी करते थे उसको। ठीक है, भंडार का ये फायदा होता था कि फिर वो मुश्किल समय में काम आता था। अनाज को भोजन और बीज के तौर पर दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने उसके भंडारण की बात सोची। भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें दबा देते थे जिससे खाना सुरक्षित रह सके। यहाँ पर जानवरों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। मानचित्र संख्या 2। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं मानचित्र को और उसमें आप इन स्थानों को आराम से ढूंढ सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ प्रतत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले
पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन के बारे में तो पुरातत्वविदों को पुरास्थलों पे झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज-होम वर्तमान कश्मीर में। तो एक सवाल यहाँ से बनता है, बुर्ज-होम कहाँ पर है? तो वर्तमान कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ से कैसे अवशेष मिले हैं? तो झोपड़ियों के और घरों के मिले हैं। ठीक है, इनके जो घर थे वो किस प्रकार के थे? ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये भी याद रखने की बात है कि इनके घरों को गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ये भी याद रखने वाली बात है कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऊपर से जो आग जलाई जाती थी वो सर्दियों के मौसम में इसलिए जलाई जाती थी ताकि इन गर्तवासों को गर्म रखा जा सके और अंदर जो इंसान है उन्हें गर्मी मिलती रहे। ठंड से बचने के लिए ऐसा किया जाता था। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। हाँ, बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जहाँ से पत्थर के औजार मिले हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। एक सवाल ये भी बनता है कि ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए होता था? तो ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए, ये वो उस समय के औजार हैं जो नवपाषाण युग के हैं। ठीक है, आप सब इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। अब ये हैं मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अंकलन भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि जो कपड़े हैं वो कब से बुने जा रहे हैं? तो उसका आंसर है नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग से ही कपड़ों की बुनाई प्रारंभ हो गई थी। ये बात याद रखने वाली है। आइए, तो क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? तो ऐसी बात नहीं हो सकती। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। क्योंकि कोई भी परिवर्तन एक दिन में संभव नहीं है, उसमें समय लगता है, इसलिए इस प्रक्रिया में भी समय लगा होगा, जो कि बहुत ही आसान सी बात है जिसे हम सभी समझ सकते हैं। आइए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ के बारे में हम समझते हैं। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो एक सवाल तो ये भी बन गया हमारे यहाँ से कि ये स्थान कहाँ पर है? तो ये स्थान है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्थित बोलन दर्रे के पास। ठीक है, स्थान कैसा है? तो स्थान हरा भरा है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन सीख लिया। अब एक सवाल ये बन गया यहाँ से, ठीक है, कि सर्वप्रथम कहाँ पर गेहूँ जो उगाना शुरू किया गया? तो मेहरगढ़ में किया गया। ठीक है, और दूसरा सवाल बन गया कि भेड़ बकरियों का पालन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो उसका उत्तर भी है मेहरगढ़। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है और इन्हें ध्यान से पढ़ना है। यदि आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ते हैं
तो आपके सारे प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे। आप पहली बार में आराम से यूपी टेट निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो ये जो हम फोटो देख पा रहे हैं, इसमें 4 कमरे बने हुए हैं, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पे कुछ कमरे रहने के काम आते थे और कुछ अनाज भंडारण के भी काम आते रहे होंगे। उस समय के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। मेहरगढ़ की कब्रों में मृतकों के साथ बकरियों के भी अवशेष मिले हैं, जिन्हें इसलिए दफनाया जाता होगा कि भोजन के काम आएंगे। और उन्हें ऐसा मानना था कि परलोक में भी मृतक को भूख लगेगी और उसे भोजन के लिए उसकी आवश्यकता होगी, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं उनके साथ दफना देते थे जो उन्हें अत्यंत प्रिय होती थी। यहाँ पर ये कब्र का फोटो दिखाया गया है, जिसमें एक कंकाल है मनुष्य का। ये देखिए, मनुष्य का कंकाल है और ये बकरियाँ, 2 बकरियाँ जो उस समय इसके साथ दफनाई गई होंगी। ठीक है। उपयोगी शब्द, ये आपको याद रखने हैं उपयोगी शब्द और इनका अर्थ, जो कि मैंने समझाया है। आप अगर दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपको ये शब्द अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, ये आगे इसकी प्रैक्टिस दी गई है, ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको याद रखनी है। मध्य पाषाण युग, मैं भी दिखा देती हूँ आपको। ये है मध्य पाषाण युग, 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। ये सब आपको याद होना चाहिए। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 8,000 साल पहले। ये तिथियां हमेशा अक्सर पूछ ली जाती हैं और फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इन तिथियों को बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली जानकारियों के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और लोगों की सहायता भी हो सके। ये चैनल आपके यूपी टेट, यू टेट, सी टेट जैसी परीक्षाओं में उपयोगी है।